छत पर। आरू जो उस औरत को अपने घर के अंदर लाती है और यह कहकर कि वह घर के अंदर का काम करेगी, क्योंकि आरू उस औरत को बाहर देखी और न जाने क्यों उसका दिल किया। वहीं वह औरत उस कमरे की तरफ जा रही थी, तभी अचानक रचना बोली, रुको। ये सुनते ही वह औरत के कदम रुक जाते हैं। रचना उसके सामने जाते हुए बोली, कौन हो तुम? ये सुनते ही वह औरत कुछ बोलती, तभी आरू बोली, माँ इन्हें मैं जानती हूँ और मैंने इन्हें घर में हेल्पर के रूप में रखा है। ये सुनते ही रचना आरू को देखते हुए बोली, अच्छा यहाँ पर आपको कुछ ही दिन हुए आए और आप इन्हें जान भी गए। ये सुनते ही आरू बोली, मैं उनसे राजावत हाउस के बाहर मिली थी। यह अपने बेटे के साथ वहां पर गई थी और यहाँ पर उनका घर है। रचना के मन में जो सवाल था वह बोली, यह मास्क क्यों लगाया है? ये सुन आरू फिर से जवाब देती है, ये हमेशा ही ऐसे रहती है। तभी आरू को घूरते हुए रचना बोली, सवाल मैं इनसे कर रही हूं तो जवाब तुम क्यों दे रही हो? आरू चुप हो जाती है। वह औरत हकलाते हुए बोली, मुझे डस्ट और हर चीज़ों से एलर्जी होती है। हमेशा मेरे चेहरे पर बहुत दाने निकल जाते हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाती हूँ। ये सुनते ही रचना बोली, हाँ तो इस समय कौन सी एलर्जी हो रही है? हमें तुम्हारा चेहरा देखना है। ये सुन वह औरत ना में सिर हिलाते हुए बोली, मेरे भी कुछ वसूल है और मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो फिर मैं यहाँ से जा सकती हूँ। ये सुनते ही रचना कुछ बोलती, तभी आरू बोली, माँ आप कितने सवाल करती हो? रचना कुछ बोलती, तभी आरू बोली, आप जाए अंदर। वह औरत वहां से उस कमरे की तरफ चली जाती है और एक नज़र सभी को देखती हैं जहां सभी उसे ही देख रहे थे। तभी सभी एक साथ डिनर के लिए बैठते हैं। वही आरू जो इतनी लजीज खाना को देखती हैं वह भी जाकर बैठ जाती है। तभी वह नज़र घुमाते हुए बोली, ये प्रियांशु नहीं दिख रहा है, ये कहाँ चला गया? ये बोल चारों तरफ देखती है। तभी श्रुति बोली, वह दिन भर का काफ़ी थक गया है इसलिए वह आराम कर रहा है। ये सुन आरू थाली में खाना निकालती है और उठते हुए बोली, मैं जा रही हूँ उसके पास। ये बोल वहाँ से चली जाती है। वही आरू को ऐसे देख अहाना को फिर से गुस्सा आता है। वही सभी डिनर के लिए बैठते हैं जहाँ शादी की सारी डिस्कशन होने लगती है और घर के सारे क्रूएल हॉटेड इंसान भी सारे बैठे होते हैं। ये देख श्रुति प्रीता सभी एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने थाली में खाना निकाल वहाँ से खिसक जाते हैं, ये कहकर कि वह सभी खाना बरखा और सिया के साथ खाएंगे। प्रियांशु के कमरे में आरू जाती है जो बिस्तर पर चुपचाप औंधे मुंह लेटा हुआ था। आरू खाने को टेबल पर रखती है और वह बिस्तर पर चढ़कर वह प्रियांशु को गुदगुदाते हुए बोली, तू नाटक कर रहा है या सच में सोया है? प्रियांशु कुछ नहीं बोलता और अभी भी चुपचाप सोया हुआ था। आरू प्रियांशु के ऊपर लगभग लेटते हुए बोली, क्या हुआ, मेरे विदाई पर तू रो रहा है? चिंता मत कर, मैं तेरे ही घर में आने वाली हूँ। प्रियांशु चेहरा दूसरी तरफ कर बंद कर देता है। आरू बैठ उसे सीधा करते हुए बोली, बेवकूफ़, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। अब जल्दी जल्दी बता कि तू अपना सड़ा मुंह क्यों बनाया है, वरना तुझे अच्छे से खाने का डोज देती हूँ मैं। ये बोल प्रियांशु के मुंह पर मुक्का मारती उससे पहले ही प्रियांशु उसके हाथ को पकड़ लेता है। सभी के सभी अंदर आते हैं। श्रुति बोली, प्रियू जल्दी से उठना, हम सभी खाने के बाद कुछ गेम खेलते हैं। प्रियांशु अपने हाथ को सर के नीचे करते हुए बोला, मेरा मूड नहीं है और तुम सभी मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बहुत मुश्किल से मुझे अपना खुद का अकेले का कमरा मिला है। ये सुनते ही सभी प्रियांशु को घूरते हैं। तभी आरू बोली, उठ जा, मैंने तेरे लिए ऑलरेडी खाना लेकर आई हूँ। प्रियांशु बोला, तू ही खा ले, मुझे नहीं खाना। आरू बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कह बाइट लेकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है। प्रियांशु खाने लगता है और आरू खाने लगती है। सभी अपनी बातों में लग जाते हैं। वही अहाना सब देख रही वह खुद से कहती है, वाह प्रियांशु वाह, मेरे पास आने में भी आपको शर्म आती है और वह लड़की आपसे इतनी चिपक कर रहती है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द, गुस्सा नफरत झलकने लगता है। वही प्रियांशु जो खा रहा था, अचानक उसकी नज़र अहाना पर पड़ती है। ये देख अचानक आरू को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। ये देख आरू बोली, छोड़ कमीने, पकड़ क्यों रहा है, मैं तुझे खिलाऊंगी कैसे? प्रियांशु, तेरा हाथ छुटा है, मुझे ऐसे ही खिला। ये कह वह उसकी कंधे पर कर रख देता है। ये देख तो अहाना और ज़्यादा जल जाती है। वही तान्या अंदर आते हुए बोली, आप सभी बहुत बुरे हो, मैं रोहान को सुला रही थी और आप सभी ने मुझे बुलाया ही नहीं। ये कह वह भी जाकर बैठ जाती है। तभी प्रीता बोली, हम सभी तो आ गए हैं यार, कोई अहाना को भी बुला लो। ये सुनते ही आरू और प्रियांशु एक दूसरे को देखते हैं और कुछ बोलते, तभी पूजा अंदर आते हुए बोली, रात काफ़ी हो चुकी है, कोई भी मस्ती नहीं, जाकर सभी अपने कमरे में सो, और कुछ लोग ऊपर भी है, छत पर जाकर उन्हें कंबल देकर आओ। ये बोल श्रुति को देख बोली, जाकर ऊपर कंबल लेकर आओ। श्रुति उठकर मुंह बनाते हुए उनके साथ चली जाती है। प्रीता बोली, हमें भी लगता है आराम करना चाहिए, कल संगीत के रस्म है। सभी के सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही जाते जाते आरू प्रियांशु को देख बोली, मैंने कुछ पूछा नहीं, इसका मतलब यह मत समझना कि मैं जानती नहीं कि तेरा मूड क्यों और किस वजह से खराब है। प्रियू उसे देखा तो आरू बोली, तुझसे भी ज़्यादा तुझे जानती हूँ, कुछ तो हुआ है जिससे तू इस तरह से लेटा है और मैं अपने शादी के फंक्शन में तेरे चेहरे को लटकते नहीं देखना चाहती। कल मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होना। ये बोल चली जाती है।
प्रियांशु चुपचाप लेट जाता है और कुछ नहीं बोलता है। वही आरू कमरे में जाती है, बालकनी में देखती है तो उसकी सोफे पर कोई सोया था जो कोई और नहीं अहाना थी। ये देख एक गहरी सांस लेकर बोली, अहाना जाकर अपने बिस्तर पर सोना। अहाना आंखें बंद की ही बोली, मैं पहले यहाँ आई हूँ। ये सुन आरू बोली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह मेरी जगह है। अहाना, ये तुम्हारी जगह लिखकर नहीं आई है, अभी इस जगह पर मैं आई हूँ तो यह चीज़ मेरी है। आरू चिढ़कर बोली, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अहाना बोली, ये तुम खुद से क्यों नहीं पूछती कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? आरू कमर पर हाथ रखते हो बोली, मैंने कौन सी जीत की? अहाना उसे देखते हुए, यही कि तुम्हें यही सोना है। आरू कुछ और बोलती तभी बरखा जो कब से सुन रही थी वह आरू का हाथ पकड़ते हुए बोली, चल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और सिया भी है। ये कह वह उसे अंदर लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। ना जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, हालांकि पूजा ने ही उसे भेजा था। ये सोच वह छत पर एक बड़ा सा कंबल उठाए ले जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक लंबे चौड़े शरीर पर पड़ी जिसके हाथों में कुछ था और वह चारों तरफ अपनी नज़र घुमा रहा था, जो कोई और नहीं भैरव था। उसके हाथ में एक दूरबीन था। वही जैसे ही श्रुति को एहसास होता है कि वह इंसान कौन है, यह एहसास होते ही उसके कदम थम जाते हैं और वह अपने कदम पीछे लेती है। तभी बिना पीछे देखे ही भैरव की आवाज़ आती है, हिलना भी मत वहाँ से। ये सुनते ही उसके कदम थम जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वह औरत जो अपने कमरे में चुपचाप बालकनी में खड़ी थी, उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। ये देख औरत घबरा जाती है, अपने चेहरे पर मास्क लगा वह दरवाजा को खोलती है। तभी सामने खड़ी रचना को देख वह थोड़ी हड़बड़ा और हैरान दोनों हो जाती है। रचना अंदर आते हुए बोली, क्या बात है, कमरे में भी मास्क लगा है? ये सुनते ही वह औरत बोली, आपको कुछ काम था? 392 श्रुति भैरव की पैशनेट लव पैशनेट किस। आरू सी भैरव श्रुति। श्रुति इस बात से अनजान की छत पर जिससे वह दिन भर से इधर उधर भाग रही थी वह इंसान खड़ा है। जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े भैरव पर पड़ी, जो अपने हाथों में हमेशा की तरह अपनी दूरबीन लिए छत के किनारे पर खड़ा चारों तरफ नजरें दौड़ाया जा रहा था, तभी वह अपने कदम पीछे लेने लगती है। पर वही भैरव जिसे एहसास हो चुका था कि श्रुति आई है और तुरंत बिना देखे पीछे मुड़े ही बोला, कदम भी मत बढ़ाना। ये सुनते ही श्रुति के कदम थम जाते हैं। लगभग 5 मिनट बाद भैरव अपने हाथों से अपनी दूरबीन को नीचे करता है और पीछे मुड़ता है, जहां श्रुति कंबल को जोर से पकड़े अपना लगभग आधा चेहरा ढके उसे ही देख रही थी। भैरव जिसने इस समय ब्लैक रंग की शर्ट और ब्लैक रंग के लोअर पहना हुआ था और उसके पर्सनैलिटी किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी। फिलहाल में श्रुति अपनी मासूम सी आंखों से उसे देख रही थी, कभी वह इन पर्सनैलिटी पर मर जाया करती थी, यह यूं कहा जाए अभी भी उसके दिल में हिलोरे मार रहे थे उसे ऐसे देखकर। पर भैरव की हरकत के बाद से वह उसका सामना नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर एक अजीब से सनसनाहट, एक अजीब सा डर था। जो भैरव ने अपना दबदबा बनाया था तो ये डर तो लाजिमी था। श्रुति अभी भी कंबल को इतनी जोर से पकड़े थी जैसे ये कंबल ही उसे इस इंसान से बचा सकता है। भैरव श्रुति को कंबल को इस तरह जोर से पकड़े देखा तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह अपने भरी आवाज में बोला, पूरी रात वहीं खड़ी रहनी है? वह बोला, इधर लाओ। ये सुनते ही श्रुति धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगती है। उसके अपने ही कदम मानो हाथी के बराबर जैसे महसूस हो रहे थे। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, जो फिलहाल में किसी लव सब में नहीं डर के मारे बढ़ी हुई थी। यह इंसान उसके साथ क्या करेगा, यह उसकी लेवल से भी ऊपर था, जिसका उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। उन दोनों के साथ हुए हादसे की बात से वह भैरव के सामने जाने से भी डरती थी, पर आज ये राक्षस अब भागने का कोई चांस नहीं दिख रहा था। पर फिर भी अपने मन में एक प्लान बना चुकी थी कि वह डरेगी नहीं, क्योंकि वह श्रुति राजावत है, भला वह क्यों डरे। लेकिन ये खुद से ही कह सकती थी और कदम बढ़ाकर श्रुति के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वही अभी भी भैरव उसे ही देख रहा था, जो कंबल से अपने नाक तक खुद को ढकी हुई थी। ये देख भैरव थोड़ा दूर होते हुए बोला, मेरा बिस्तर जरा अच्छे से लगा देना। ये सुनते ही श्रुति की आंखें बड़ी हो जाती है और फिर अगले ही पल बोली, मैं यहाँ कंबल देने आई थी, बिस्तर बिछाने नहीं। हालांकि यह बात बोलने के लिए उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई थी। भैरव आंखें छोटी कर उसे देखा तो श्रुति तुरंत कंबल को नीचे फेंकती है और तुरंत वहीं पर कुछ देर पहले पूजा जो बिस्तर रख कर गई थी उसे बिछाने लगती है। पर बिस्तर बिछाते हुए वह खुद से कहती है, यह इंसान ऊपर क्यों सोया है, और वह भी ऐसे मौसम में। वह खुद से ही सोचे जा रही थी, तभी भैरव जैसे उसके मन को या ये कहा जाए उसके हाव भाव को देखकर समझ गया था और वह बोला, वह क्या है ना, तुम्हारे घर का नौकर जो हूँ और चारों तरफ देखरेख करनी है तो मुझे कुछ ऐसे ही जगह पर बैठना पड़ेगा। भैरव का ये कहना, श्रुति की नज़र भैरव पर टिक जाती है। ये शब्द उसी ने जो कहा था। भैरव ने उसे आज ताना मारा था, पर वह कुछ नहीं कहती और बिस्तर को अच्छे से बिछाते हुए बोली, और भी ज़्यादा ठंड लगे तो और भी कंबल ला दूंगी। भैरव अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना जाने क्यों उसकी मुस्कान देख उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यह इंसान मुस्कुराता भी है, अनबिलीवेबल। वह खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी। भैरव देखा श्रुति उसे ही देख रही है तो बोला, फुर्सत से बैठता हूँ, काफ़ी अच्छे से देख लो। ये सुन वह अपने होश में आती है, यह इंसान इतना कब से बात करने लगा और यह क्या और किस तरह से बातें कर रहा है, ये सब सोच ही रही थी। तभी उसे याद आता है कि प्लान बी के तहत उसे यहाँ से भागना था।
ये सोच वह कंबल रखते हुए बोली, बिस्तर बिछ गया है। ये बोल वह अपने कदम पीछे लेती है और भागने की तैयारी में थी, क्योंकि वह भैरों से थोड़ी दूरी पर थी, या ये कहा जाए कि वह वहां से भाग सकती थी, पर अपना एक कदम भी तेजी से बढ़ाती तभी भैरो धीरे से नीचे के ही बिस्तर को खींच देता है, जिससे कंबल पर औंधे मुंह धड़ाम से गिरती है। उसे तो समझ ही नहीं आता अभी हुआ ही क्या। अगले ही पल उसे अपने बेहद करीब किसी की सांसों का एहसास होता है। ये देखते ही वह घबरा जाती है, उसके हाथ उसके ही कंबल पर कस जाते हैं और वह धीरे से नजरें ऊपर करती है तो उसकी नज़र भैरो की काली आंखों से जा टकराती है। छत की हल्की रोशनी में भैरो को इतनी ज्यादा करीब देखने की उसे उम्मीद नहीं थी। ये देखते ही वह मिमियाते हुए रोने लगती है। उसकी रोनी को देख भैरो उसे घूरते हुए बोला, क्या बात है, मेरी शक्ल इतनी बुरी है जो तुम रो रही हो? ये सुन श्रुति हाँ में सिर हिलाती है तो भैरो उसे घुरता है तो वह जल्दी से ना में सिर हिलाती है। अपने चेहरे को बिस्तर में दबाते हुए बोली, सच में किसी राक्षस की तरह लग रहे हो। जहां भैरो को गुस्सा होना चाहिए था उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह वैसे ही उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए आगे करता है। उसकी चुभन को महसूस कर श्रुति तो जैसे कांपने सी लगती है। तभी भैरो धीरे से उसके पास आते हुए बोला, मैंने तुमसे बात करने को कहा था, तुम्हें अपने पास बुलाया था, तुमने मेरा मैसेज इग्नोर किया, फोन इग्नोर किया, अब तुम मेरे हाथ में आई हो, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? श्रुति वैसे ही अपना मुंह दबाए बोलती है, मुझे जाने दो, भाई को बुला लूंगी। यह सुनते ही भैरो बोला, आवाज दो। ये सुनते ही श्रुति चिल्लाने की कोशिश करती है, पर अफसोस उसको देख उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। भैरो उसे झटके से सीधा कर देता है और लगभग उसके ऊपर पूरा झुकते हुए बोला, वैसे मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो, भाग क्यों रही हो मुझसे? ये सुनते ही श्रुति डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। भैरो, आंखें खोलो। श्रुति आंखें खोल उसे देखती है तो भैरो बोला, बचपन से मेरे पीछे पड़ी हो, ये कहकर कि तुम मुझसे प्यार करती हो। श्रुति भैरो को ही देखने लगती है, तभी भैरो धीरे से उसकी गाल पर हाथ रखता है तो श्रुति एक पल के लिए शहर से जाती है। जो चीज़ उसने इमेजिनेशन की थी भैरो के साथ, वह चीज़ उसके साथ रियल में हो रही थी। भैरो उसके पाने से कोसों दूर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भैरो की इतनी ज़्यादा करीब जा पाएगी, पर आज ये सब सच था। भैरो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, जबरदस्ती मेरे आगे पीछे, मेरे कमरे में आना, मेरे चीज़ों को हाथ लगाना, सब कुछ मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही थी, और जब मैं तुम्हें अटेंशन दे रहा हूं तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। क्या बात है, सारा प्यार मर गया। श्रुति उसे देखी उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी भैरो उसके आंखों के आंसू को अंगूठे से पोंछते हुए बोला, चलो तुमसे सवाल करता हूं, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? श्रुति कुछ नहीं बोलती तो भैरो सख्त आवाज में बोला, हाँ या ना? ये सुन श्रुति हाँ बोली। भैरो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी भैरो धीरे से बोला, मेरे पास आना चाहती हो? ये सुन श्रुति ना में सिर हिलाती है। तभी भैरो उसके गालों को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, तो क्या चाहती हो मैं किसी और के पास जाऊं? श्रुति ना में सिर हिलाती। तभी भैरो उसे देख बोला, मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? श्रुति बहुत मुश्किल से बोली, मुझे तुमसे डर लगता है। ये सुन भैरो बोला, श्रुति क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गंदी हरकत की। ये सुनते ही भैरो उसे देखते पर बोला, गंदी हरकत? कैसी गंदी हरकत? ये सुन श्रुति की आंखें बड़ी हो जाती है और वह अगले ही पल बोली, तुमने मेरे कपड़े उतरवाए। ये सुनते ही भैरो की आंखें सर्द हो जाती है। उसे वह पल याद आता है, पर वह अभी के लिए श्रुति को नॉर्मल करना चाहता था, क्योंकि भैरो तो श्रुति के प्यार में पड़ चुका था, पर उसके पास समय की इतनी कमी होती थी कि वह श्रुति से बात कर सके, और आज इस समय को बड़ी मुश्किल से निकाला था। श्रुति को याद आता है कि अभी उसने क्या कहा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और आंखें बंद कर वह अपना चेहरा मोड़ लेती है। तभी भैरो का चेहरा पकड़ सीधे कर बोला, आंखें खोलो। श्रुति धीरे से आंखें खोलती है तो भैरो बोला, तुम मुझसे प्यार करने की दावे रखती हो, शादी के सपने से संजोती हो, एक दिन तो तुम्हें मेरे सामने बिना किसी पर्दा के रहना होगा, और तुम उतने से ही मुझसे डर रही हो। श्रुति को ये सुनने की उम्मीद नहीं थी और उसके हाथों की पकड़ नीचे कंबल पर कस जाती है और वह कसकर आंखें मींच लेती है। भैरो उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथों में फंसाकर लगभग उसके पूरे ऊपर आ जाता है। श्रुति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह भैरो से दबकर मर ही जाएगी। भैरो श्रुति के बेहद करीब होते हुए बोला, और क्या वजह है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? ये कह वह धीरे से अपने होंठ श्रुति के कानों के पास ले जाकर छुटा है, जिससे श्रुति सहर जाती है। वह भैरो को धकेलना चाहती थी पर उसके अंदर ताकत नहीं थी। पर भैरो की ऐसी बातें सुन उसकी फिर से वही सब प्यार उमड़ा रहा था जो कभी बंद तो हुआ नहीं था। वह लंबी सांस लेते हुए धीरे से बोली, आपने मुझे जबरदस्ती किस किया था बिना मेरी मर्जी के, वह भी किसी भेड़िए की तरह। ये सुनते ही भैरो धीरे से उसके करीब होते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता भेड़िए ऐसे किस करते हैं? ये सुनते ही श्रुति भैरो को देखने लगती है। उसे भैरो से जितना ही डर लग रहा था, पर अब भैरो की बातें उसे उतनी ही बचकानी लग रही थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था यह वही भैरो है जो उसे इतना नॉर्मल होकर बात कर रहा था, जो कभी उसे अपने पास तक नहीं भटकने देता था, आज वह उसके इतने करीब है। तभी श्रुति को भैरो के होंठ अपने कानों से होते हुए उसके गर्दन पर महसूस होते हैं। यह महसूस होते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह धीरे से कांपते आवाज में बोली, भैरू डोंट डू।
भैरव उसके गर्दन पर अपने होठों को चलाते हुए बोला, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल से रोका हुआ हूं। न जाने क्यों श्रुति को भैरव की अब ये सारी बातें उसे उसकी सांसें तेज करने के लिए काफ़ी थी, और आज पहली बार वह भैरव की आंखों में खुद के लिए वह एहसास देख रही थी जो कभी वह देखना चाहती थी, पर भैरव उसे दिखाता नहीं था। उसे और भी अजीब सा लगने लगता है। वह उसे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे जाना है। उसके गर्दन पर होंठ चलते हुए धीरे से कानों के पास आते हुए बोला, ये पॉसिबल नहीं है। श्रुति घबराहट में बोली, मुझे घबराहट हो रही है। ये सुनते ही भगवा, अपना चेहरा उसकी गर्दन से निकालो, उसे देखा है आंखें। श्रुति की उम्र ही क्या थी, और ऐसे एहसास जो पहली बार किसी की महसूस कर रही थी, ऐसा होना इलाज में था। भगवा श्रुति की आंखों में देखते हुए बोला, अगर मैंने उस दिन तुम्हारे साथ वह हरकत नहीं की होती और ऐसे ही तुम्हारे करीब आता तो क्या तुम मुझे टोकती? श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ना में सिर हिलाई, क्योंकि श्रुति भैरव के उस हरकत से बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। श्रुति के पास जा भैरव बोला, सॉरी। ये सुनते ही श्रुति की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह भैरव को देखने लगती है। तभी भैरव उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें करीब चाहता हूँ, बेहद करीब। इस पल को हसीन बनाना चाहता हूँ, इस पल को जीना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी इजाज़त है? न जाने क्यों श्रुति की अब दिल की धड़कन अब लगभग और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। भैरव की आंखों में वह देखने लगती है। तभी भैरव धीरे से गालों को चूमते हुए बोला, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं जा सकता हूँ। ये बोल वह हत्ता पर श्रुति उसकी शर्ट को अपने मुट्ठी में भर लेती है। ये देख भैरव उसके करीब आते हुए बोला, जाने नहीं दे रही हूँ। अगर तुम्हारे करीब एक बार आ गया तो चाहकर भी दूर नहीं जा पाऊंगा। श्रुति भैरव को और भी कसकर पकड़ी रहती है, जैसे वह भैरव को जाने नहीं देना चाहती थी। अगले ही पल पर वह धीरे से आगे बढ़कर भैरव के होठों को चूम लेती है। ये करने वक्त न जाने क्यों उसे एक डर सा लगता है, पर वह ये करना चाहती थी। भैरव श्रुति को देखने लगता है जो आंखें बंद की थी। तभी भैरव के होठों को अपने होठों पर महसूस करती है। यह महसूस होते ही उसकी बॉडी एकदम स्थिर हो जाती है, उसके हाथों की पकड़ कस जाती है और वही भैरव उसके होठों को खोलते हुए उसके होठों को अपनी होठों में ले चुका था और उसे किस करने लगता है। भैरव को देखकर श्रुति भले ही डरती थी, पर उसका प्यार बचपन से भैरव के लिए था, जो सच्चा था, जिसे भैरव बचकाना समझता था। पर भैरव के दिल में जब से वह प्यार उमड़ा था तब से वह श्रुति के करीब जाना चाहता था, पर अपनी आदत से मजबूर उसकी वही पर्सनैलिटी रूल थी जिसे देख श्रुति क्या सभी डर जाया करते थे। पर भैरव इस पल को छोड़ना नहीं चाहता था। जब से वह श्रुति को खुद के करीब किया था तब से वह इस एहसास को पाना चाहता था। उस समय तो वह गुस्से में था, पर आज इस एहसास को जीना चाहता था। श्रुति के होठों को फील करते हुए वह उसके साथ इंटेंस किस करता है। 2 मिनट भी नहीं बीतता श्रुति भैरव को धक्का देने लगती है। उसके सांसें तेज हो गई थी। भैरव उसके होठों को रिहा करता है। श्रुति लंबी लंबी सांस लेते हुए बोली, उसे सांस नहीं लिया जा रहा था। भैरव को जल्दी एहसास हो जाता है कि यदि वह उसके साथ लंबा किस किया तो पक्का ये बेहोश हो जाएगा। भैरव श्रुति को देखा है और बोला, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। श्रुति का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और धीरे से बोली, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। ये सुनते ही उसके चेहरे को पकड़ खुद के सामने करता है। श्रुति उसे देखती अगले ही पल भैरव बैठ जाता है। श्रुति भी उठकर बैठ जाती है। तभी भैरव अपने टी शर्ट को निकाल कर दूर फेंक देता है। ये देखते श्रुति की आंखें बड़ी हो जाती है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी बॉडी को इतनी नज़दीक से महसूस करेगी, वह भी शर्टलेस। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। अगले ही पल उसके साथ वह होता है जिसका एहसास उसे नहीं था। वही भैरव झटके से श्रुति के टी शर्ट को निकालकर एक साइड फेंक देता है। श्रुति कुछ समझ पाती उससे पहले ही भैरव उसे पुश कर देता है बिस्तर पर और श्रुति के होठों पर फिर से होठ में ले लेता है। वही श्रुति जो शर्म से पानी हो रही थी पर कुछ कर नहीं पा रही थी। वहीं भैरव जब भी श्रुति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती वह अपने होठों को उसकी गर्दन पर तो उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता। श्रुति के हाथ भैरव के पीठ पर कसे जा रहे थे, क्योंकि भैरव काफी इंटेंशनली उसे किस कर रहा था। श्रुति को एहसास होता भैरव के हाथों का, जो कभी उसके कमर पर जाता तो कभी उसकी अपनी बॉडी पर, जिससे वह खुद को और भी ज्यादा घबराता हुआ महसूस करती। पर उसे अपने प्यार के साथ इस एहसास को जीने में कहीं ना कहीं खुशी भी महसूस हो रही थी। इस बात से अनजान अपने मुंह पर हाथ रख डोर पर खड़ी आरू आंखें फाड़े देखे जा रही थी, जो दोनों अपने में ही बिजी थे। दरअसल श्रुति कमरे में नहीं आई थी। श्रुति का सभी इंतजार कर रहे थे। तभी बरखा बोली, श्रुति अभी तक आए? आरू बोली, हाँ वो छत पर कंबल देने गई थी। ये सुनकर बरखा बोली, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तभी आरू बोली, रुक मैं जाती हूँ, वैसे भी मुझे सफोकेशन हो रहा है। हाना की हरकत से आरू परेशान थी और वह छत पर जाती है और छत पर जाकर इन दोनों की यह मोमेंट देख तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक बार के लिए सोचती है कि वह बोले, पर कुछ सोच उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से दरवाजे को चिपका नीचे उतर जाती है। बरखा उससे पूछती तो आरू बोली, वह इस समय आराम फरमा रही है, चिंता मत कर। यह बोल अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद से बोली, श्रुति तुझे छोड़ूंगी